हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम दोबारा से मिल रहे हैं। आज हम थर्ड वीडियो बना रहे हैं इस सीरीज़ का। आज के वीडियो का नाम है स्टेप 3 ऑन हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमने पहले दो वीडियोस में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, आज हम स्टेप 3 करेंगे। तो स्टेप 3 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमने कल कंक्लूडिंग वीडियो में ये देखा था कि प्रीलिम्स के अंदर कौन कौन से जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उनकी वेटेज क्या रहती है। ठीक है, मैंने आपको बताया 12-13 सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब की वेटेज क्या रहती है प्रीलिम्स में। ठीक है, यही आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वो वेटेज क्या रहती है और उनके लिए बुक्स वगैरह का ये सारा हम आज देखेंगे। ठीक है, तो वेटेज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री है ना। आप अपने पेरेंट्स से पूछो जिन्होंने कभी तैयारी की हो या किसी उनके रिलेटिव ने तैयारी की हो, तो वो बोलेंगे हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वो बोलेंगे इकोनॉमी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसा वो बोलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि 20-25 साल पहले हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। ठीक है, इकोनॉमी इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में 2024 की डेट में आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री से ज़्यादा, पॉलिटी से ज़्यादा, इकोनॉमी से ज़्यादा वो है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे, वैसे तो ज्योग्राफी के मिलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से मिलेंगे। ठीक है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में ज्योग्राफी के आए हों, एक पर्टिकुलर ईयर में इन्वायरमेंट के आए हों, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस देखेंगे और उनकी एवरेज निकालेंगे तो आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो पहला कंपोनेंट हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसको मैं सबसे ऊपर रख रहा हूँ, जो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, JKS। ओके, अब दूसरे नंबर पर मैं रख रहा हूँ ज्योग्राफी को। ऐसा क्यों? देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ओवरलैप करते हैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30-40% क्वेश्चंस ओवरलैप करते हैं इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में। ठीक है, तभी आपको कभी कभी लगेगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, बट एक चीज़ देखिए, ज्योग्राफी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, इंडियन ज्योग्राफी भी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी भी आती है, जियोमॉर्फोलॉजी भी आती है। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर भी आता है, जिसमें इंडस्ट्री भी आती है, जिसमें डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स आते हैं, रिवर सिस्टम्स आते हैं। ज्योग्राफी बहुत लंबा सब्जेक्ट है। अगर आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली ज्योग्राफी को ही सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करो, सिविल सर्विसेज की डिफ़िकल्टी के लेवल के हिसाब से तैयार करो, तो सिर्फ ज्योग्राफी को ही आपके 6 महीने लग जाने हैं। एक्सक्लूसिवली इतनी अच्छी तरह हो जाएगी कि बिल्कुल आपके दिमाग में जो घुस जाए, उस हिसाब से मैं 6 महीने का टाइम ज्योग्राफी का दे रहा हूँ। लेकिन अब बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से आधे से आधा है। ठीक है, 1/4, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ही कम है ज्योग्राफी से जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कितना है? 1/4। ठीक है, और क्वेश्चंस थोड़े से ही कम आते हैं ज्योग्राफी से, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है ज्योग्राफी से। राइट, एक और चीज़, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी थोड़ा टेक्निकल है, ज्योग्राफी से थोड़ा टेक्निकल है। नंबर 2, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, एक तो स्टैटिक पार्ट, ठीक है, दूसरा करंट। तो इसका करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक।
और करंट आपको समझ में भी नहीं आएगा जब तक आपने स्टैटिक पढ़ा नहीं होगा। इसलिए स्टैटिक करने के बाद ही आप करंट के ऊपर आइए, ठीक है। आप लगा लीजिए आपको एक्सक्लूसिवली अगर आप तैयारी करोगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, दो महीने आपको स्टैटिक पार्ट को करते हुए लगेंगे। अगर आप डेली 5-6 घंटे दे रहे हो, 2 महीने आपको स्टैटिक पार्ट को करते लग जाएंगे। 5 घंटे नहीं, 4 घंटे अगर आप डेली दे रहे हो तो 2 महीने लग जाएंगे आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का स्टैटिक पार्ट ख़त्म करने में। कुछ लोग 1 महीने में भी कर लेंगे, लेकिन मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो 2 महीने लग जाएंगे जिसको रिवीजन मिलाकर, ठीक है। और आप 1 महीना लगा लो करंट के ऊपर, तो कुल मिला के लगभग 3-3.5 महीने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का आप करंट पार्ट और स्टैटिक पार्ट दोनों फिनिश कर सकते हो। मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिगिनर्स के लिए, चाहे वो बिगिनर 11th क्लास में है, चाहे वो बिगिनर 12th क्लास में है, चाहे वो बिगिनर ग्रेजुएशन कर चुका है या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई मास्टर्स कर रहा है या कर चुका है, ठीक है। बिगिनर यानी कि आईएएस की तैयारी के लिए जो बिगिनर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट से, बट ये क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है इसलिए मैंने इन्वायरमेंट के बाद इसको रखा है। और इन्वायरमेंट का पोर्शन बड़ा छोटा, मतलब 1/4 है ज्योग्राफी से। तो नंबर 2 में जो मैंने जो रखा है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के जैसे मैंने पहले कहा बहुत सारे पार्ट्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, रिवर सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन सा एनिमल पाया जाता है, वो किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ज्योग्राफी में आएंगी। रिवर सिस्टम वर्ल्ड के, रिवर सिस्टम इंडिया के, माउंटेनियस रीजन वर्ल्ड के, इंडिया के डिफरेंट प्लेट्यूज जो वर्ल्ड में इंडिया में, ठीक है, इंडिया के डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ जैसे साउदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के, ठीक है, हिमालयाज़ के बारे में पूरा आपको आना चाहिए। हिमालयाज़ में कौन कौन सी आपको शर्ब्स या कुछ ट्रीज़ मिलते हैं, उनका कमर्शियल यूज़ क्या है, ठीक है। ये मैं भी सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका बन जाता है वो ज्योग्राफी बन जाता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट्स कहाँ पर हैं, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स कहाँ पर हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे। देन एक और है जैसे रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल कौन सी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल रहती है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है, इंडिया में। तो ये सारा कुछ भी आपको वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी ये सारा कुछ भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके बन गए ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। अब ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी मोर इन इंडियन ज्योग्राफी एज कम्पेयर टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आपने खास करके इंडिया का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने इंडिया में ही जॉब करनी है, बाहर जॉब नहीं करनी है, ठीक है। इंडिया के ही ब्यूरोक्रेट बनना है आपने, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ज़्यादातर आपको इंडिया से ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेट में चल रहा है, ठीक है, 2024 में, और वो आपका आ जाता है पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी के साथ आजकल एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया गवर्नेंस। आप डेली ऐसी बातें सुनते हो, गुड गवर्नेंस, ठीक है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो पीपीपी मॉडल, ठीक है। तो इस तरह की आप चीज़ें जो हैं वो सुनते हैं, इसलिए गवर्नेंस बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज़ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। पॉलिटी के बाद पॉलिटी में आएगा क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, इंडिया इज़ रिपब्लिक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिफरेंट आर्टिकल्स आने चाहिए, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कौन से आर्टिकल हैं, प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड, प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरीट, सेंट्रल सेक्रेटरीट,
इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे आएंगी। देन डिस्ट्रिक्ट देन स्टेट लेवल की बात करें तो गवर्नर और सीएम का रिलेशनशिप, गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, ठीक है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कौन सी की नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल होता है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या रोल होता है, म्यूनसिपैलिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर्स चेयरमैन होते हैं उनका क्या रोल होता है, जो काउंसलर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, कंटोनमेंट बोर्ड्स क्या होते हैं, पंचायती राज सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट टीयर थर्ड टीयर पीआरआईज पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटी भी इसी में अंदर आएगा। तो ये इनके इलेक्शन कब कब होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटी के अंदर आपको आने वाली हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने बनना एडमिनिस्ट्रेटर ही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ ही जो है ये सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें वो है इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी खास करके आपने पढ़नी है। अब मैं इंडियन इकॉनमी के बारे में बोलूँगा कि आपने यहाँ पर मैक्रो इकॉनमी पढ़नी है, ना कि माइक्रो, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस होता है। माइक्रो में होती है डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है, इस तरह की चीज़ें। एडम स्मिथ ये वो जो थ्योरिस्ट थे इकॉनमी के, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैक्रो इकॉनमी में चीज़ें आती हैं जैसे मनी एंड बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह की चीज़ें, आरबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमारे इकॉनमी में आती हैं, ठीक है। देन इकॉनमी सेक्शन में आपके दो पोर्शंस होंगे, एक तो स्टैटिक, एक होगा करंट बेस्ड। तो करंट बेस्ड ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन करंट बेस्ड आपको तभी आएगा जब आपने स्टैटिक किया होगा अच्छे से। जब तक स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट नहीं करोगे आपको इकॉनमी करंट वाली समझ नहीं आएगी। इसके लिए एक न्यूज़पेपर है द इकोनॉमिक टाइम्स। वैसे तो वो अगर वो जो लोग पढ़ रहे हैं जो जज या जिनको वो समझ आता है तो वो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ें तो चलेगा। आप जो नेशनल डेली पढ़ रहे हो, नेशनल अपना टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, वही पढ़ो, उसमें इकॉनमी का पेज आता है, उसको रेगुलरली पढ़ो, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप शौक़ है पढ़ने का तो ज़रूर पढ़िए, ठीक है जी। तो 4 मेजर सब्जेक्ट्स अभी तक मैंने बता दिए, इन्वायरमेंट, जोग्राफ़ी, देन आपको इकॉनमी और पॉलिटी, ये 4 मैंने बताए। अब हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर, 5वां सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री के अंदर देखिए, पहले मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आती थी, ठीक है। टोटल हिस्ट्री कौन कौन सी होती है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है। तो पहले ज़्यादातर मॉडर्न आती थी, आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, कभी एंशिएंट ज़्यादा आ जाती है, कभी मॉडर्न ज़्यादा आ जाती है, कभी अभी इस साल जो है वो मॉडर्न का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है 2024 में, ठीक है। तो आप देखिए, कभी एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी कांग्रेस का रूल ख़त्म हुआ है और हमारे यहाँ पे बीजेपी इरा चल रहा है, तो इसके अंदर आपको मेडिवल हिस्ट्री जो कि मुस्लिम रूल था उसके क्वेश्चंस कम मिलेंगे आपको हर एक एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मेडिवल इरा के क्वेश्चंस आपको कम देखने के मिलेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, गुप्ताज, मौर्याज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति, ठीक है, गुरु नानक, ठीक है, सिख गुरुज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म मैंने बोल दिया, सूफ़ी भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट्स, ठीक है, गुप्ता इरा, ठीक है, मौर्याज, ये सारा कुछ आपको ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदू डोमिनेटेड टाइम था, ठीक है। तो ये भी हमने देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड आजकल एंशिएंट हिस्ट्री का ज़्यादा चल रहा है। जब कभी कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी हो सकता है फिर से वो रिवाइव हो जाए मेडिवल इंडिया का टाइम, मेडिवल इंडिया के क्वेश्चन, लेकिन अभी तक 2024 में आपको ज़्यादातर एंशिएंट के क्वेश्चन ज़्यादा मिलने वाले हैं और अगले 2-3 साल में अगर बीजेपी रहती है तो वही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एंशिएंट और मॉडर्न आप अच्छे से पढ़ लीजिए, खास करके पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया को आज़ादी मिल जाती है 47 के बाद के क्वेश्चंस भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है।
और मॉडर्न इंडिया तो है ही है, जैसे 1885 से लेकर जब कांग्रेस बनी थी तब से लेकर 1947 तक तो चीज़ें आपने पढ़नी ही हैं, ठीक है। कमिंग ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया, ये चीज़ें भी आपने पढ़नी हैं, ठीक है। जितनी मेन बैटल्स हैं वो भी सारी आपने पढ़नी है। इसके साथ एक और सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है हिस्ट्री के साथ, वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया आजकल, ठीक है। और ख़ास करके हिंदू इरा का, पहले मुस्लिम इरा का होता था, ठीक है, आजकल हिंदू इरा का, ठीक है। जैसे अशोका के पिलर्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म के स्तूपास कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। जैनिज़्म के बारे में वो डिफरेंट चीज़ें पूछेगा, श्वेताम्बरास दिगंबरास, ठीक है। तो भक्ति काल की चीज़ें पूछेगा, ठीक है। तो सूफी मिस्टिक्स के बारे में भी पूछेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी ही। और ख़ास करके आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट के रिलेटेड चीज़ें और डांसेस हमारे इंडिया में डिफरेंट कहाँ, भरतनाट्यम, कथकली, वो कथक कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहोगे, आपको 1 साल तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए लग जाएगा, क्योंकि आप बिगिनर हो, ठीक है। आपने इन्वायरमेंट पढ़ा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी, आपने फिर पॉलिटी पढ़ी, फिर आपने इकोनॉमी पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री पढ़ी। लगभग आपको अब तक 1 साल लग जाएगा इतना कुछ करते हुए, ठीक है। अब साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपको साइंस की नॉलेज होना भी बिल्कुल उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हिस्ट्री का। ये नहीं है कि साइंस बिल्कुल नहीं आएगी तो आपको चल जाएगा काम, नहीं। साइंस का हर एक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, चाहे वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हों, चाहे वो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हों, चाहे वो बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स हों, ठीक है। तीनों के प्रिंसिपल्स आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। न्यूट्रिशन का चैप्टर खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिफरेंट गैसेस, उनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितनी है, ठीक है। फिज़िक्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, सोलर एनर्जी कैसे यूज़ होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, खास करके कार्बन वगैरह के रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है ये जो एप्लीकेशन पार्ट होता है साइंस का, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ द साइंस इज़ नोन एज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे रोबोटिक्स, लेज़र, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मोबाइल इंटरनेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन भी आना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में करंट जो इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी में, वो तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये रही बात इन सब्जेक्ट्स के बारे में। कुछ सब्जेक्ट्स जो बचे हैं उनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है, स्टेप 4 में। क्योंकि इतना ही कर लो, आपको साल सवा साल लग जाएगा अलॉन्ग विद योर कॉलेज प्रिपरेशन, या वट एवर यू आर डूइंग अलॉन्ग विद योर जॉब। साल सवा साल आपको इतनी प्रिपरेशन में जो मैंने आज बोला लगने वाला है, अगर आप अच्छे ढंग से करोगे। कुछ लोग सिंपल बुक्स को ऐसे पढ़ते जाते हैं, स्पीड में पढ़ते जाते हैं और कहते हैं मेरी हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसको पढ़ना नहीं बोलते। उसको सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम बोलते हैं हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें आपको याद हैं? क्या वो सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए? वो तब पता चलेगा जब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये कह के मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।